झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नन्हे मुन्ने हंसते गाते प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ एक सैर पर चलोगे? क्या कहा? मैं कौन हूँ? मैं प्रकृति की परी हूँ। मैं प्रकृति के कई दिलचस्प और अनोखे पहलुओं को जानती हूँ। चलो कुछ चीजें आज तुम्हें भी दिखाती हूँ। आओ मेरे बाग में आओ। कितना सुंदर है ना? ऊपर खुले आसमान को देखो। वह क्या उड़ रहा है? कोई पंछी है। कौन सा पंछी है? हाँ, कबूतर। और वहाँ दूसरी ओर एक हंसों का झुंड उड़ रहा है। और वो देखो, एक शरारती कौवा। वो एक बड़े से पेड़ पे जाके बैठ गया। पर कौवा पेड़ पर अकेला नहीं है। कौन छिपा है पत्तों में? बिल्कुल सही, एक बंदर। देखो कैसे चेहरे बना रहा है। चुलबुली चहकती हाँफती हुई एक गिलहरी फटाफट पेड़ के तने पर चढ़ी और ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई। और दूसरी डाल पर कौन बैठा है? एक गौरैया। ऊपर ही देखते रहोगे? थोड़ा ध्यान नीचे भी दो भाई। चलते चलते किसी जीव को नुकसान मत पहुंचाना। ध्यान से देखो, यह चींटियां अपना खाना लेकर कहाँ जा रही हैं? और यह रहा एक केंचुआ जो मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है ना दिलचस्प? अब मैं तुम्हें एक तालाब के किनारे ले चलती हूँ। यहाँ तुम्हें कौन कौन दिख रहा है? दो भैंस पानी में नहा रही हैं। देखो, एक भैंस पर वो पक्षी आकर बैठ गया। क्या ये भैंस और वो पक्षी दोस्त हैं? वहाँ एक टांग पर एक सारस खड़ा है। ये ऐसे क्यों खड़ा है? सही कहा, वह शांति से मछली पकड़ने का इंतजार कर रहा है। मछलियाँ भी तो तालाब में रहती हैं। ये सारे जानवर कितने सुंदर हैं। बच्चों, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? कुछ जानवर उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ फुदकते हैं। कुछ जानवरों की पूंछ होती है, कुछ की सूंड, कुछ के पंख। ये जानवर कहाँ रहते हैं? अभी हमने देखा, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ घास में छुपकर, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं जो हमारे घर में रहते हैं? सही कहा, कुत्ते, बिल्ली, तोते और बहुत सारे जानवर इंसानों के करीबी दोस्त हैं। इन्हें पालतू जानवर भी कहते हैं। कुछ और जानवर हैं जो बिन बुलाए ही हमारे घरों में रहने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि चूहे, छिपकली और कॉकरोच। अब इन सभी जानवरों को देखो। क्या तुम इनके नाम जानते हो? ये है चींटी, ये चूहा, ये चूजा, ये खरगोश, ये बंदर, ये कछुआ, ये सांप और ये हाथी। बच्चों, तुमने ध्यान दिया? हर जानवर का आकार भी अलग अलग होता है। कुछ जानवर छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े। इस चूहे को देखो। क्या तुम चूहे से छोटे जानवर का नाम बता सकते हो? चींटी। और चूहे से बड़े जानवर का? हाँ, खरगोश। और खरगोश से बड़ा? इससे बड़ी बकरी। बकरी से बड़ी? बकरी से बड़ी भैंस। अच्छा बताओ, धरती पर रहने वाला सबसे विशाल जानवर कौन सा है? बड़े कान वाला, लंबी सूंड वाला हाथी। प्रकृति से दोस्ती करने के बहुत मजे हैं। अब क्या हम कुछ जानवरों की तस्वीर बनाने का प्रयास करें? पहले एक तितली बनाते हैं। दो लकीरें ऐसे खींचो, फिर अपने अंगूठे का निशान लगाओ। दो ऐसे
और 2 ऐसे, बन गई तितली। ऐसे ही तुम बना सकते हो मोर, कुत्ता, तोता आदि। देखा प्यारे बच्चों, दुनिया में कितने प्रकार के जानवर हैं। आज हमने बहुत सारे जानवरों से दोस्ती करी। कुछ जानवर आसमान में उड़ते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कुछ जमीन पर और कुछ पानी में। ये जानवर दिखते भी अलग अलग हैं, जैसे कि कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत बड़े। कुछ पंखों वाले, कुछ सूंड वाले और तो और कुछ पूंछ वाले। कुछ जानवर उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चलते हैं और कुछ फुदकते हैं। कई जानवर हमारे घरों में भी रहते हैं। कुछ हमारे पालतू होते हैं और कुछ बिन बुलाए ही आ जाते हैं। सब अनोखे, सब अलग, पर फिर भी प्रकृति में घुल मिल के रहते हैं। हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, मैं हूँ प्रकृति की परी और प्रकृति के एक नए पहलू से तुम सबको मिलवाने मैं फिर आ गई। आज मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधे समझते हो ना, हरे हरे, कुछ बड़े तो कुछ छोटे पत्तों वाले, कुछ नाजुक तो कुछ सख्त टहनियों वाले, कुछ फूलों वाले तो कुछ फलों वाले। प्रकृति जब हरे रंग से भरपूर होती है तो कितनी खूबसूरत लगती है ना। आओ दोबारा मेरे बाग में चलते हैं। यहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, फल हैं और फूल हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन जो हमें जीवित रखता है। इन परोपकारी पेड़ और पौधों को करीब से जानने की आज कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो पौधे कितने भिन्न प्रकार के होते हैं। यह है नीम का बड़ा सा पेड़, यह कद्दू की रेंगती हुई बेल, यह मेहंदी की झाड़ी, यह गेंदे की क्यारी और यह है पुदीने और धनिया के छोटे छोटे पौधे। यह है कमल का फूल जो कि पानी पर तैरता है। एक नन्हे मुन्ने पौधे पर और गौर करो, घास। हाँ, ये भी तो एक पौधा है। देखा, पौधे कितने अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे बड़ा और मोटे तने वाला होता है पेड़, उससे छोटी होती हैं झाड़ियाँ, उनसे भी छोटे पौधों में मिलती हैं जड़ी बूटियाँ। आओ अब जरा पेड़ों पर गौर करें। कुछ पेड़ों के तने मोटे होते हैं तो कुछ के पतले, कुछ के तने खुरदुरे होते हैं तो कुछ के चिकने। पेड़ों को हरा कौन बनाता है? उनके पत्ते। जरा ध्यान देते हैं अब पत्तों पर। कुछ पत्ते छोटे होते हैं जैसे कि धनिया के पत्ते, कुछ पत्ते बड़े होते हैं जैसे कि केले के पत्ते। कोई पत्ता गोल होता है जैसे कमल का पत्ता, कोई सुई जैसा पतला होता है तो कोई चौड़ा। कुछ पत्तों के रंग भी अलग होते हैं जैसे कि पीले, लाल और बैंगनी। और हर पत्ते का हरा रंग भी अनूठा होता है, कोई हल्का तो कोई गाढ़ा। जब पत्ते बूढ़े हो जाते हैं तो हरे से पीले होने लगते हैं और फिर पेड़ों से झड़ जाते हैं। कुछ पत्तों की सतह चिकनी होती है, कुछ की खुरदुरी, कुछ के किनारे सीधे होते हैं, कुछ के टेढ़े मेढ़े। अगर हम इन पत्तों को रचनात्मकता से साथ रखें तो कुछ जानवरों के आकार भी बना सकते हैं। यह देखो, पत्तों से बना हाथी। अच्छा बच्चों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ पत्तों और पौधों से महक भी आती है? किसी बड़े की सहायता से कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे आम, नीम, धनिया, पुदीना और तुलसी। अब इन्हें सूंघ के देखो, सबकी महक अलग है। क्या इनमें से कुछ पत्तों का प्रयोग तुम्हारे घर की रसोई में भी होता है? अपने माँ बाबूजी से जरूर पूछना। कुछ पौधों पर फूल लगते हैं जैसे गुलाब, गेंदा और कमल। कुछ पौधे सब्जियां देते हैं जैसे बैंगन, मिर्च और कद्दू। कुछ पौधे फलों से लदे होते हैं जैसे केला, आम और सेब। बाप रे, कितने प्रकार के पौधे
और उनके कितने सारे उपयोग। बच्चों, अब ध्यान लगाओ और सोचो, तुमने अपने आसपास कौन से पौधे और पेड़ देखे हैं? मेरे अद्भुत बाग की सैर के बाद अपने घर के किसी बड़े के साथ सैर पर जाओ और प्रकृति का आनंद लो। पौधों और पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाना, पर उनको छूकर और सूंघकर जरूर देखना। पौधे छूने और सूंघने से पहले बड़ों की अनुमति लेना मत भूलना। और फिर याद करना आज का पाठ, जिसमें हमने देखे विभिन्न प्रकार के पौधे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ मोटे तने वाले, कुछ छोटी टहनियों वाले, अलग अलग प्रकार के पत्तों वाले, विभिन्न प्रकार की महक वाले, कुछ फल देने वाले, कुछ फूल देने वाले और कुछ सब्जियां देने वाले भी। अब तुम अपने आसपास के पेड़ पौधों को आराम से पहचान सकते हो। चलो चलें स्कूल। भाग 1। बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है। बिट्टू के घर में उसके दादाजी आए हैं। बाबूजी, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। आजकल के रास्ते पहले से बेहतर हैं। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए नहाने का पानी गर्म कर देती हूँ। अरे बिट्टू, तुम्हारा स्कूल बैग तो तुमसे भी ज्यादा भारी है। बिट्टू ये सुनकर मुस्कुराने लगा। बिट्टू दादाजी के साथ बहुत खुश था। तभी पीछे से आवाज आती है, बिट्टू जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल की बस आती होगी, रोज की तरह लेट मत हो जाना। ये सुनकर बिट्टू कुछ उदास हो जाता है। कितना अच्छा होगा अगर बहुत तेज बारिश हो जाए, तो आज मुझे स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा। क्या हुआ बिट्टू, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए ना दादाजी, मुझे रोज 1 घंटा बस में सफर करके इतना दूर स्कूल जाना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। बिट्टू को तो स्कूल जाने में तकलीफ होती है। क्या तुम्हें भी कभी स्कूल जाने में तकलीफ होती है? क्या क्या तकलीफ होती है? बिट्टू, ये तो कुछ भी नहीं। मुझे तो स्कूल जाने में इससे भी ज्यादा मुश्किल होती थी। कैसी मुश्किल दादाजी? जब मैं स्कूल में था तो स्कूल जाने के लिए गांव में अच्छा साधन ही नहीं था। मुझे बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट पर बैठकर धीरे धीरे स्कूल जाना पड़ता। इसमें मुझे धूप भी लगती और जब बारिश होती तो मुझे भीगना भी पड़ता था। दादाजी, ये बैलगाड़ी क्या होती है? बिट्टू, बैलगाड़ी में आगे की तरफ कभी 1 तो कभी 2 बैल होते हैं और पीछे गाड़ी बंधी होती है जिस पर बच्चे बैठते हैं। ये बैल गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। दादाजी, क्या हम दूसरे जानवरों से भी गाड़ी बना सकते हैं? हाँ बिट्टू, रेगिस्तान में हम इंसान या फिर दूसरे जानवर आसानी से नहीं चल सकते। वहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी यानी कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे स्कूल भी वैसे ही जाते हैं। ये ऊंट गाड़ी बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह होती है। पर दादाजी, क्या इससे जानवरों को तकलीफ नहीं होती? तुम्हें क्या लगता है, बैल और ऊंट को क्या इससे तकलीफ होती होगी? सही कहा बिट्टू, इससे जानवरों को तकलीफ होती है। जानवरों को पालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कुछ जगहों पर लोग घर पर ही जुगाड़ गाड़ी बना लेते हैं और बच्चे इसी जुगाड़ गाड़ी से अपने स्कूल जाते हैं।
ये जुगाड़ गाड़ी फटफट की आवाज करते हुए चलती है। बिट्टू, क्या तुमने कभी कोई जुगाड़ गाड़ी देखी है? बिट्टू ने तो जुगाड़ गाड़ी नहीं देखी। क्या तुमने कभी जुगाड़ गाड़ी देखी है? क्या तुम इसकी सवारी करना चाहोगे? जुगाड़ गाड़ी में जाना क्या सुरक्षित है? बिट्टू, ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई पहाड़ देखा है? पहाड़ी इलाकों में दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। इन रास्तों पर चलना हमारे लिए आसान नहीं होता, पर इन इलाकों में रहने वाले बच्चे भागते हुए इन रास्तों को पार कर लेते हैं। इन बच्चों के लिए ये बच्चों का खेल है। दादाजी, क्या सभी पहाड़ों में ऐसे ही पथरीले रास्ते होते हैं? नहीं बिट्टू, सभी पहाड़ इतने पथरीले नहीं होते। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फ होती है। बर्फ पर चलना और भी मुश्किल होता है। अगर बर्फ ताजी हो तो इसमें पैर धंस जाता है, पर अगर बर्फ पुरानी हो तो हमारा पैर फिसल सकता है और हम गिर भी सकते हैं। इसलिए वहां बच्चे आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे संभल कर चलते हैं। इन पहाड़ों पर हमारी सरकार समय समय पर रास्तों से बर्फ हटाने का काम करती रहती है, जिससे राहगीरों को मुश्किल न हो। पर दादाजी, रास्तों से इतनी सारी बर्फ हटाना तो काफी मुश्किल होता होगा। हाँ बिट्टू, इसलिए हमारी सरकार ये काम बड़ी बड़ी मशीनों से करती है। मशीनों से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। मशीनों की मदद से बहुत कम समय में बड़े से बड़ा पुल भी आसानी से बनाया जा सकता है। क्या तुमने कभी पुल देखा है बिट्टू? हाँ दादाजी, मेरे स्कूल के रास्ते में एक नदी पड़ती है, जिसे पार करने के लिए हमें पुल के ऊपर से गुजरना होता है। सही कहा बिट्टू, इसी को पुल कहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी बांस से बना पुल देखा है? बांस का पुल? ये कैसा होता है दादाजी? बहुत से राज्यों में नदियां होती हैं या बहुत अधिक बारिश होती है, जैसे कि असम। ऐसी जगहों पर लोग बांस को रस्सी से बांधकर ये पुल बनाते हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। पर दादाजी, अगर हमें किसी ऐसी नदी को पार करना हो जिस पर कोई पुल ही ना हो, तब हम क्या करेंगे? बिट्टू, बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पर पानी भरा होता है, पर वहां कोई पुल ही नहीं होता। जैसे कि केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी से बनी नाव का इस्तेमाल करते हैं। इस नाव को वल्लम कहा जाता है। अच्छा, तो सारी नदियां हम नाव से पार कर सकते हैं? नहीं बिट्टू, कुछ जगह जैसे लद्दाख में नदी के तट बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए वहां बच्चे नदी पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। दादाजी, ये ट्रॉली क्या होती है? बिट्टू, ट्रॉली बिल्कुल झूले की तरह होती है। इस ट्रॉली को मजबूत लोहे की रस्सी से नदी के किनारों पर बांध दिया जाता है और फिर पुली की मदद से ये ट्रॉली इस रस्सी पर फिसलती है, जिससे बच्चे नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। बिट्टू ने तो ये ठान लिया कि वो बड़े होकर लद्दाख जाएगा और ट्रॉली की सवारी जरूर करेगा। क्या तुम भी ट्रॉली में सवारी करना चाहोगे? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? बिट्टू ने इनमें से ज्यादातर चीजों को ना तो पहले कभी देखा था और ना ही कभी सुना था, इसलिए ये सब सुनकर बिट्टू आश्चर्यचकित था।
दादाजी, इन बच्चों के स्कूल जाने के बारे में जानने के बाद मेरी खुद की स्कूल बस का सफर तो मुझे अब बिल्कुल ही आसान लग रहा है। इतने में बिट्टू को स्कूल की बस का हॉर्न सुनाई देता है। अच्छा दादाजी, मेरी बस आ गई, मैं चलता हूँ। अच्छा बिट्टू, संभल कर जाना। बिट्टू खुशी खुशी अपना बैग और पानी की बोतल उठाता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तुम कैसे जाते हो स्कूल? तुम्हारे दोस्त कैसे जाते हैं? आपस में बात करके पता लगाओ, स्कूल आने के लिए सबसे लंबा सफर किसका होता है? सारांश। इस वीडियो में हमने देखा बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है। जानवरों की विचित्र इंद्रियां। इस संसार में विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, जीव जंतु रहते हैं। जैसे मनुष्य के पास आँख, कान, नाक और चखने के लिए अलग अलग इंद्रियां होती हैं, वैसे ही इन जानवरों के पास भी इंद्रियां होती हैं। इन पशु पक्षियों की इंद्रियां मनुष्य से बहुत ज्यादा तेज होती हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं विशेष इंद्रियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे जानवरों की इंद्रियां उन्हें प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं के साथ रहने में मदद करती हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. जानवरों की इंद्रियों के बारे में जानना। ख. समझना कि जानवरों की इंद्रियां मनुष्य से तेज हैं। बच्चों, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। आप सभी बहुत मजे करना। मैं आप सबको एक रोचक अवकाश गृह अभ्यास दे रहा हूँ। वहाँ क्या है मास्टर जी? आप सबको अलग अलग जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की इंद्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। यह सुनकर सारे बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। मैं तो गिलहरी को देखूंगा। मैं तो गाय का निरीक्षण करूंगा, क्योंकि वो तो घर पर ही है। मुझे तो जंगली जानवर देखने हैं। बाबा से बोलूंगा पास वाले जंगल ले चलें। मैं तो सोचकर ही उत्साहित हो रहा हूँ। मीनू और भोलू हेडमास्टर जी के द्वारा दिए हुए अवकाश गृह अभ्यास के बारे में उत्साहित होकर उसी के बारे में बातचीत करते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो। चलो बच्चों, आंगन में पेड़ के नीचे चटाई पर बैठ जाओ, मैं खाना लाती हूँ। मीना और भोलू खाना खाना शुरू करते हैं। अचानक से एक चील उड़ती हुई आती है और भोलू की थाली से रोटी उठा के ले जाती है। अरे देखो दीदी, चील मेरी रोटी उठा ले गई। हाँ भोलू, मैंने देखा। मैं तो डर ही गया, पर दीदी, चील को इतनी दूर से मेरी थाली में रोटी कैसे दिखी? वह तो कितनी ऊपर उड़ रही थी। हाँ भोलू, पक्षियों की देखने की शक्ति हमसे अधिक तेज होती है। उनकी आँखें स्थिर होती हैं, इसीलिए वह अपनी गर्दन हिलाते हैं। चील एक ऐसा पक्षी है जिसकी देखने की शक्ति इंसानों से 4 गुना ज्यादा होती है। अच्छा, अगली बार चील दिखे तो याद रखना, उसकी देखने की शक्ति इतनी तेज होती है। बच्चों, क्या आप और किसी पक्षी या जानवर के बारे में जानते हैं जिनकी देखने की शक्ति बहुत तेज होती है? अरे भोलू, कितना खाना गिराते हो तुम। देखो कितनी चींटियां इकट्ठी हो गई हैं। हाँ दीदी, जो मिठाई मैंने गिराई थी वे उसको उठा कर ले जा रही है। कितनी आश्चर्य की बात है।
इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ कुछ मीठा गिरा है? भोलू, पता है, चींटियों की चखने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। उनके पास विशेष श्रृंगिका यानी एंटेना होते हैं, जिनकी मदद से वे भांप लेती हैं कि कहाँ कुछ मीठी चीज गिरी हुई है। अच्छा दीदी, श्रृंगिका, एंटेना। पता है भोलू, चींटियाँ एक विशेष गंध छोड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी समूह की बाकी चींटियाँ उस गंध को सूंघकर एक जगह एकत्र हो जाती हैं और फिर सारी चींटियाँ मिलकर उस मीठी चीज को उठाकर ले जाती हैं। हाँ, देखो दीदी, यह किस प्रकार एक सीधी लाइन बनाकर मिठाई के टुकड़े ले जा रही हैं। मेरी कक्षा के बच्चे तो कभी इतनी सीधी लाइन बनाकर नहीं चलते। हमें रोज अध्यापिका समझाती है, पर ये चींटियाँ तो कैसे सीधी लाइन में चल रही हैं। तो दोस्तों, बताइए कि चींटी अपने शरीर के किस भाग से पता लगाती है कि खाने की चीज कहाँ गिरी हुई है? देखो दीदी, ये यहाँ जा रही है। हाँ भोलू, यह इस खाने की चीज को यहाँ सुरक्षित एकत्र करती हैं, है ना? कितनी मेहनती। हाँ दीदी, कितनी छोटी है पर बहुत समझदार है। मीना और भोलू अपने घर के पास रहने वाले कुत्ते राजा की अच्छे से देखभाल करते हैं। राजा अचानक जोर से भौंकने लगता है। राजा इतनी जोर से क्यों भौंक रहा है? क्या हुआ राजा? कोई नहीं है दीदी, सिर्फ एक अनजान आदमी हमारे घर के सामने से जा रहा था। दीदी, राजा कितना वफादार है ना? वह हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, हर आहट पर भौंककर हमें चेतावनी देता है और रात को चौकीदार काका की भी मदद करता है। पता है दीदी, कभी कभी तो चौकीदार काका झपकी लगा लेते हैं, पर राजा हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ भोलू, राजा बहुत मदद करता है हमारी। दीदी, अगर कोई अनजान आदमी या जानवर हमारे घर के समीप आता है तो राजा को कैसे भनक लग जाती है? भोलू, कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वह दूर से ही हर महक को पहचान लेते हैं और इसी वजह से कुत्ते अपनी इसी सूंघने की शक्ति के कारण बहुत चतुर माने जाते हैं। अच्छा, तभी राजा उन लोगों पर भौंकता है जिन्हें वो नहीं जानता। हाँ भोलू, कुत्ते हर चीज की गंध को याद रखते हैं। वे जहाँ पेशाब या शौच करते हैं, उसकी गंध से वे उस इलाके को निश्चित कर लेते हैं। हाँ, मेरी अध्यापिका ने बताया था कि कुत्ते अपनी सूंघने की शक्ति के कारण पुलिस में भी काम करते हैं। माँ, क्या कल हम नानी के घर जा सकते हैं? हमारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। हाँ माँ, हमें जाने दो ना। ठीक है, कल सुबह जल्दी उठ जाना। मैं रमेश काका को कह देती हूँ, वे नानी के गांव रोज जाते हैं, वे तुम्हें छोड़ देंगे। चलो, अब तुम दोनों सो जाओ। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से आपने जानवरों, पक्षियों, जीव जंतुओं की इंद्रियों के बारे में जानकारी हासिल की होगी। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। अभी तो मीना और भोलू के साथ नानी माँ के घर पर हमें जंगली जानवरों की इंद्रियों के बारे में और जानकारी पता करनी है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप और जीव जंतुओं की इंद्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहें। धन्यवाद। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 572 8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।